ठीक है। तो विद्यार्थियों में सुमित मंगल उड़ान आईएएस एकेडमी की तरफ से। ठीक। तो आज हम लोग साउथ इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे। देखो, साउथ इंडिया का इतिहास स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि जो इतिहास प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या रहा, उसको हम एक साथ देखेंगे। ठीक है। अब देखो, साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कल्चर में, वहां के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मनुष्य जो है वो आदि मानव का जब जीवन जीता था, तो नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके से आदि मानवों ने गुफाओं में रहना चालू किया, भीमबेटका की गुफाओं में हमें उनके रहने के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। मनुष्य ने धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना चालू किया, धीरे धीरे वो आग से परिचित हुआ और धीरे धीरे उसने एक जगह पर रहना चालू किया। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने आप को डेवलप किया, एग्रीकल्चर करना चालू किया और फिर उसने अनाज का उत्पादन करना चालू किया। लेकिन उसके पहले वो जानवरों का शिकार करता था और जानवरों का शिकार करके वो उनके मांस या मीट का प्रयोग करके अपना पेट भरता था। जब तक एग्रीकल्चर नहीं था तब तक उसका जीवन इसी प्रकार से चला करता था। लेकिन बाद में जब एग्रीकल्चर यानी कि कृषि करना उसने सीख लिया, तो कृषि करने के बाद उसने आसानी से अनाज उत्पादन किया और वो अपना जीवन आगे बढ़ाने लगा। मनुष्य ने धीरे धीरे फिर सिविलाइजेशन की स्थापना की और हम भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन के रूप में देखते हैं। फिर वैदिक सिविलाइजेशन आई और फिर बड़े बड़े एम्पायर खड़े हुए, जिसमें से नंदा एम्पायर पहले आया और उसके बाद फिर मौर्य एम्पायर आया। लेकिन साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया का इतिहास जो है वो थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि साउथ इंडिया के इतिहास में जो चीजें हमें देखने को मिलती है वो ये कि दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए जिस काल का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं संगम पीरियड। क्या कहते हैं उसको हम लोग? यानी साउथ का इतिहास हमें किससे पता चलेगा? संगम पीरियड से पता चलेगा। अब संगम पीरियड क्या है या संगम काल क्या है? पहली चीज, अगर उत्तर भारत में आदि मानव रहते होंगे, शिकार करते होंगे, जानवरों को मार के खाते होंगे, एग्रीकल्चर करना चालू करते होंगे, तो साउथ इंडिया में भी लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना। जब नॉर्थ इंडिया में कर रहे हैं तो दक्षिण भारत में भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो सेकेंड सेंचुरी बीसी में हमें इस समय साउथ इंडिया के लोगों का इतिहास तब पता चलता है जब वो ऊंचे भागों पर रहा करते थे, यानी कि दक्षिण में पहाड़ियां बहुत हैं, माउंटेन्स बहुत हैं और ये लोग ऊंचे ऊंचे स्थानों पर रहा करते थे। जब इनके यहां किसी की मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु हो जाने के बाद ये उन्हें दफना दिया करते थे और दफनाने के बाद उन पर बड़े बड़े पत्थरों से उसे ढक दिया करते थे। जब बड़े बड़े पत्थरों से उन्हें ढक दिया करते थे तो इस तरह जब ये ऊपर वाले स्थानों पर रहने लगे और इन्होंने जब उन्हें बड़े बड़े पत्थरों से ढकना चालू किया और हमें उस समय का इतिहास उनके द्वारा इन बड़े बड़े पत्थरों से ढके हुए कब्रों से पता चलता है, तो इसे ही कहा गया मेगालिथिक, यानी के महापाषाण काल। बात समझ में आई? तो याद रखना, दक्षिण भारत के इतिहास को हम मेगालिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगालिथ, यानी महापाषाण। महापाषाण, पाषाण यानी कि पत्थरों का औजार करने प्रयोग करने वाले, यानी बड़े बड़े पत्थरों से ढककर जो कब्रें बनाई गई, उन्हीं कब्रों से हमें साउथ इंडिया का सबसे पहले इतिहास पता चलता है। तो क्वेश्चन आएगा, साउथ इंडिया का प्रारंभिक इतिहास हमें कैसे पता चलेगा? तो साउथ इंडिया का हमें इतिहास उनकी कब्रों से पता चलेगा। क्लियर है? जब क्वेश्चन आएगा तो क्या, साउथ इंडिया के प्राचीन इतिहास को हम मेगालिथिक पीरियड कहते हैं, महापाषाण काल कहते हैं। महापाषाण काल इसलिए क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों से ढक के रखा जाता था और हमें उनके प्रारंभ के इतिहास की जानकारी उनकी कब्रों से मिलती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आएगा, तुम्हें इसको इस तरीके से करना होगा। क्लियर है? समझ में आई बात? अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो धीरे धीरे साउथ इंडिया के लोगों ने ऊंचे स्थानों पर बसना चालू किया और साउथ इंडिया में प्रारंभ में हमें तीन ऐसे छोटे छोटे वंश दिखाई दिए। जैसे ये केरल का इलाका है
और केरल में यहां पर एक वंश स्थापित हुआ, इसको कहा गया चेर एम्पायर। क्या कहा गया? चेर। ये साउथ तमिलनाडु का इलाका है और यहां पर जो स्थापित हुआ उसे कहा गया पांड्या एम्पायर। क्या कहा गया? पांड्या। और पांड्या के ऊपर जो है इसे कहा गया चोला एम्पायर। यानी जब दक्षिण भारत का इतिहास बनना चालू होगा तो हमें उनकी कब्रों से पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे साउथ के लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने कुछ एम्पायर खड़े करेंगे जिनकी जानकारी हमें नॉर्थ इंडिया में अशोक के अभिलेखों में भी मिलेगी कि दक्षिण में ऐसे राज्य थे उस समय, और वो राज्य थे चेल, चोल और पांड्या। चेर, चोल और पांड्या, इन्हीं का इतिहास, ये छोटे छोटे वंशों का इतिहास कहलाता है संगम पीरियड। अब आई बात समझ में? संगम पीरियड यानी के दक्षिण के इन राज्यों के इतिहास की जानकारी हमें संगम पीरियड से मिलेगी, जिसमें चेर, चोल और पांड्या जैसे शासकों के बारे में क्लियर है। लोकेशन समझ में आ गई। चेर केरल वाले इलाके में, पांड्या इस वाले इलाके में, साउथ तमिलनाडु में, और चोला ऊपर। अब हम एक एक करके इन वंशों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले चेर राज्य। चेर राज्य की अगर बात की जाए तो चेर राज्य केरल वाले इलाके में था और चेर राज्य की जो कैपिटल थी वो थी कुरियूर या फिर वांजीपुर। देखो, हम नॉर्थ इंडियन, हमें साउथ इंडिया के नामों को याद करने में थोड़ा सा समय लगेगा। क्यों लगेगा? उनके नाम और हमारे नाम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उन्हें हमारे नाम याद नहीं होते और हमें उनके नाम याद नहीं। ठीक है ना? इसलिए थोड़ा सा नामों में, अब हमारे यहां कोई नाम रखता है क्या जयवर्धने? वो लोग रखते हैं भाई। सिंगाराजू हम लगते हैं क्या? कोई नहीं है। सिंगाराजू बेटी ऐसा कोई बोलेगा? कैसा लगा यार, सिंगर एक का नाम हो गया, मेरा नाम अच्छा काजल की बहन। तो समझ गया बात को? तो इस तरीके से नॉर्थ इंडिया के लोगों का नाम अलग और साउथ इंडिया के लोगों का नाम अलग रहता है। थोड़ी सी दिक्कत आती है नॉर्थ इंडिया वालों को उनके नाम याद करने में। ठीक है? अब मैं वांजीपुर बोलूं, कुरियूर बोलूं तो तुम्हें बेकार लगेगा। भोपाल इंदौर बोलता फटक से याद हो जाता ना। लेकिन कुरियूर वांजीपुर याद करने में तुम्हें समय लगेगा। ठीक? ये जहां रहते थे उस एरिया को कहते हैं केरल पुत्र, क्योंकि केरल वाले इलाके में रहते थे, इससे चेर को कहा क्या कहा गया? केरल पुत्र। चेरों का पहला शासक हुआ उदयन जिरल। नाम याद नहीं होगा, टेंशन मत लेना, 2 दिन बाद में होगा वो। उदयन जिरल। क्या नाम है? उदयन जिरल इसका पहला चेरों का शासक हुआ, लेकिन इस वंश का सबसे महान शासक हुआ सेन गुटवन। कौन हुआ? सेन गुटवन। सेन गुटवन ने दक्षिण में एक पूजा प्रारंभ करवाई थी, उस पूजा को कहा जाता है कनंगी पूजा। क्या कहा जाता है? कनंगी पूजा। और कनंगी पूजा को ही पत्नी पूजा के रूप में जाना जाता है। इसलिए साउथ के लोगों में महिलाओं को अधिक सम्मानित नजर से देखा जाता है, उन्हें देवी के रूप में देखा जाता है और उन्हें जो है पूजा जाता है। नॉर्थ इंडिया से ज्यादा साउथ इंडिया में देवियों की संख्या ज्यादा है, वहां पे हर जगह तुम्हें देवियां मिल जाएंगी। ठीक है ना? यानी देवियों की पूजा की जाती है। कनंगी पूजा वहां पर फेमस है और कनंगी पूजा से ही जुड़ी हुई है पत्नी पूजा। तो पति हमेशा पति से डरा हुआ रहता है, इसलिए उन्होंने पूजा चला दी है कौन सी? पत्नी पूजा, कि पत्नी का प्रकोप थोड़ा कम बना रहे पति के ऊपर। बेचारा वरना दबा कुचला पिटता रहेगा, सुबह शाम गया फिर पिटा, आया फिर पिटा, मतलब पिटना उसके धर्म में लिखा होगा। इसलिए क्या पूजा चालू कर दी? पत्नी, पत्नी शांति। जैसे होती है ना पूजा कराते काल सर्प योग पूजा कराते, पितृदोष पूजा, ऐसी पत्नी दोष पूजा भी होती है। पत्नियों का प्रकोप कम बना रहे। तो तुम लोग अभी समझोगे नहीं, बाद में घर में देखते ही होगे तुम लोग, है ना? तुम लोग पर एहसास बाद में होगा तुम लोगों को, घर में तो तुम लोग देख ही लेते होगे। ठीक है? तो किसने पूजा प्रारंभ करी थी पत्नी पूजा? सेन गुटवन। किसकी पूजा? कनंगी पूजा। कनंगी एक महिला का नाम है जिस पर एक कहानी बनी हुई है, कहानी को हम बाद में देखेंगे। एक महिला थी जिसने की जो है
अपने पति की मृत्यु के बाद चेर राज्य को जलाकर राख कर दिया था, इसलिए इसके नाम पर एक पूजा प्रारंभ की गई थी जिसको हम कहते हैं कलंगी पूजा। इनका राजकीय चिन्ह जो है वो क्या है? धनुष। इनका राज्य चिन्ह क्या था? धनुष। चोला राज्य, याद आया, नॉर्थ तमिलनाडु में है। चोला राज्य का जो पहला शासक हुआ उसका नाम था इलजेत चेन्नी। याद नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक। कलंगी पूजा याद रखना, पत्नी पूजा याद रखना, सेन गुटवन याद रखना बस, और कुछ मत याद रखना। इलजेत चेन्नी याद नहीं होगा, तुम्हारे चेन्नी आएगा रात भर तुम्हें, कौन था भैया वो इलजेत चेन्नी, ठीक है ना। क्वेश्चन साउथ के आते हैं, लेकिन साउथ के क्वेश्चनों से बनना मुश्किल हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछते हैं, क्योंकि बच्चों को साउथ का नॉलेज कम है, इससे क्वेश्चन भी वो ज्यादा गलत करेंगे। इसका एक शासक हुआ चोलों का करिकाल। कौन हुआ? और करिकाल के बारे में कहा जाता है कि जब ये खुले में समुद्र में जहाज चलाता था तो जहाज भी उसके अनुसार चलता था और हवाएं करिकाल के अनुसार मुड़ जाया करती थी, यानी हवाएं भी उसके अनुसार बहने के लिए बाध्य हो जाती थी। तो करिकाल को यह कहा गया है कि यह बहुत ही शक्तिशाली राजा था, और जब यह समुद्र में अपने जहाज लेके उतरता था तो हवाएं भी इसके जहाज के अनुकूल चला करती थी और ये जहाज के बहाव को भी मोड़ दिया करता था। ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है, किसमें? संगम पीरियड यानी संगम साहित्यों में। करिकाल के बारे में एक और कहा जाता है कि इसे 7 स्वरों का ज्ञाता कहा गया है। सबसे पहले दक्षिण भारत में 7 स्वर किसने? करिकाल ने, क्योंकि ये गाया भी करता था, इसका संगीत में भी रुचि थी, इसलिए 7 स्वरों का ज्ञाता भी इसको कहा गया है। इसने कावेरी नदी पर एक नगर बसाया था और उस नगर का नाम था पुहार। क्या नगर था उसका नाम? पुहार। कावेरी नदी साउथ इंडिया में बहती है और यहीं पर जो है उसने एक नगर बसाया और इस नगर का नाम था पुहार। आगे यही नगर कावेरी पट्टम के नाम से जाना जाएगा, और आज ये किस नाम से जाना जाता है? कावेरी पट्टम के नाम से, ठीक। और इस तरह पुहार नगर की स्थापना की, जो उस समय साउथ इंडिया का सबसे बड़े नगरों में से एक था, क्योंकि बंदरगाह था, विदेशी लोग यहां आते थे, व्यापार होता था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नगर था पुहार नगर, जिसकी स्थापना करिकाल के द्वारा की गई। पांड्या, समझ में आया? चल, इतना ज्यादा याद नहीं करना, बस इतना याद करना है, ठीक है। पांड्याओं की बात करें, अब इसके ज्यादा भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले हमारे क्वेश्चन थोड़े बहुत बन जाएं, थोड़े हमारे पांव पे खड़े हो जाएं हम लोग, फिर हम चलना चालू करेंगे, फिर दौड़ना चालू करेंगे। एक साथ में तुम्हें स्प्रिंट तो नहीं लगवा देंगे, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कौन क्या है। चलो, पांड्या राज। पांड्या राज की बात करें तो पांड्याओं की कैपिटल है मदुरई। क्या है? मदुरई। और इनका राज्य की चिन्ह है मछली। राज्य की चिन्ह का मतलब होता है इनके झंडे पर वो फ्लैग लगा होता है, फ्लैग पे एक सिंबल लगा होता है, मछली। इसका एक शासक हुआ जिसका नाम था नेडियोन, और नेडियोन ने ही दक्षिण में एक पूजा प्रारंभ करवाई थी जिसको कहा जाता है सागर पूजा। क्योंकि साउथ 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है, इसलिए 3 ओर से घिरे होने की वजह से समुद्र का ज्यादा महत्व है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी, सभी तरीके से इनका कल्चर, इनकी संस्कृति सब समुद्र पर डिपेंड करती है, इसलिए इन्होंने सागर को भी एक देवता के रूप में पूजना चालू किया, और इस तरह भारत में सागर पूजा प्रारंभ हुई। हमारे यहां सागर नहीं है, तो हम किसकी पूजा करते हैं? नदियों की पूजा करते हैं। साउथ के लोग भी नदियों को पूछते हैं, लेकिन ये सागर को भी सम्मानित, हमारे सागर नहीं तो हमारे सागर को हम वैल्यू नहीं रखते। वैल्यू इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमारे सागर है ही नहीं दूर दूर तक। सागर होता तो हम सागर की पूजा करते, हमारी इकोनॉमी सागर पे बेस हो जाती, लेकिन हम कोस्टल एरिया में नहीं, हम मिडिल के बीचों बीच में, इसलिए हमारा कल्चर अलग हो। नेडुनचेलियन इसका एक शासक हुआ, और इसके समय की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसी के समय रोम सम्राट अगस्टस सीजर के दरबार में उसने अपना एक जो है गवर्नर भेजा था, यानी अगस्टस सीजर के साथ ये लोग अपना व्यापार किया करते थे, यानी कि दक्षिण भारत के लोगों का व्यापार रोम के साथ भी होता था, यानी हम प्राचीन काल से रोम के साथ व्यापार करते आ रहे हैं। अब वो व्यापार किस रास्ते से होता था, कैसे किया जाता था, ठीक है,
वो सभी अपने अपने तरीके से समुद्र मार्ग से होकर जाते थे। अगस्टस सीजर के दरबार में अपना राजदूत भेजा था नेडुंजेलियन ने, और इसी ने कनंगी के पति कोवलन को फांसी दे दी थी। और जब कनंगी के पति कोवलन को फांसी दे दी तो कनंगी क्रोधित हो गई, और कनंगी को जब ये पता चला कि उसके पति कोवलन को नेडुंजेलियन ने फांसी दे दी है, तो कनंगी क्रोधित हो गई, क्योंकि उसे ये पता था कि उसका पति जो है वो दोषी नहीं है। जब वो इस दरबार में आई और जब उसे पता लगा कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो कनंगी बहुत क्रोधित हो गई, और क्रोधित होने के बाद उसके शरीर से आग निकलने लगी, और उस आग ने पूरे पांड्या राज्य को जलाकर राख कर दिया। और ये कनंगी क्रोध के रूप में एक आग का गोला बन चुकी थी, और ये कनंगी फिर चेर राज्य में गई, और चेर राज्य की पहाड़ी पर जाकर उसने अपने क्रोध को शांत किया, और फिर उसकी मृत्यु हो गई। और इसलिए चेर लोगों ने कनंगी के उसमें पत्नी पूजा प्रारंभ की, और पांड्या राज्य को जलाकर राख कर दिया कनंगी के गुस्से ने। साउथ में ऐसे ही होता है। अभी साउथ में जो पिक्चरें बनती हैं, वैसी कहानियां यहां भी चलेंगी, इसलिए उसकी पिक्चरें भी वैसी बनती हैं। समझ गए? महिलाओं को हमेशा एकदम डेंजर दिखाया जाता है। अभी जाट मूवी देखी होगी, उसमें विलेन देख लो, रणवीर हुड्डा की बीवी को। देखी देखी नहीं देखी? सर काटती फिर रही है वो इधर उधर, यानी उसको बेहतरीन दिखाया गया उसको। मैंने भी देखी। ठीक है। तो भैया 3 राज्य हुए थे, 3 राज्यों में कौन कौन से हुए? पहला हुआ चेर राज्य, दूसरा कौन सा हुआ? चोल राज्य, और तीसरा कौन सा हुआ? पांड्या राज्य। चेर, चोल, पांड्या, ये चेर राज्य है, ये पांड्या राज्य है, और ये चोल राज्य। ठीक। और दक्षिण में ये राज्य है, और उत्तर में मौर्य वंश है। और मौर्य वंश के अभिलेखों में इन राज्यों के बारे में हमें चर्चा मिलती है। किसमें मिलती है? अशोक के द्वारा बनाए गए दूसरे और 13वें शिलालेख में, जिसमें यह बताता है वो कि मेरे पड़ोस में दक्षिण में ये राज्य स्थित थे, जिसमें चेर, चोल और पांड्याओं की चर्चा वो करता है। संगम साहित्य मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आखिर क्या है संगम साहित्य? संगम साहित्य की अगर हम बात करें तो संगम साहित्य तमिल कवियों का एक संगम है। क्या है ये? तमिल कवियों का एक संघ है, यानी इसमें तमिल राज्य में हुआ ये, इसलिए तमिल लोगों ने क्या, तमिल याद रखना, तेलुगु भाषा भी नहीं आई है। संस्कृत के समान ही प्राचीन दक्षिण की भाषा कौन सी है? तमिल है। इसलिए दक्षिण के लोग बोलते हैं संस्कृत जितनी प्राचीन है उतनी तो तमिल भी है, तो तमिल को नेशनल लैंग्वेज घोषित क्यों नहीं कर देते? हिंदी तो अभी आई नहीं है, हिंदी तो अभी हजारों साल बाद आएगी, लेकिन संस्कृत के समान ही तमिल भी प्राचीन भाषा है, तो तमिल को क्यों ना नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए। लेकिन यह विवाद का मुद्दा रहा भारत की आजादी के बाद, वो हम बाद में बात करेंगे। तो तमिल कवियों का एक यूनियन है जो कि तमिल साहित्य के नाम से जाना जाएगा, संगम साहित्य के नाम से जाना जाएगा। संगम साहित्य जो लिखे गए हैं उनकी स्क्रिप्ट ब्राह्मी है। क्या है उनकी स्क्रिप्ट? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, यानी ब्राह्मी भाषा में लिखी गई है, मतलब लैंग्वेज यूज की गई है। साउथ गए इन तमिल कवियों के संगम को बनाने में कितने वर्ष लगे? लगभग 9990 ईयर्स। इतना प्राचीन हो गया ये साहित्य। तो उन लोगों ने अपने आप को बताना चाहा कि 9990 वर्ष पहले हमने तमिल साहित्यों की रचना करना चालू की। किसके राज्य में की? तो पांड्या राज्यों में की। और कितने राजाओं ने भाग लिया इसमें? 197, यानी अपना इतिहास ये और प्राचीन ले गए, और उन्होंने बोला कि हमने जो संगम साहित्य लिखे हैं वो संगम साहित्य लगभग 9990 वर्ष पुराने हैं, और इसमें पांड्या राजाओं के बारे में कहा गया है कि 197 पांड्या राजाओं ने इनका साथ दिया। क्लियर है? याद रहेगा ये। तो तमिल सवियों का संगम है संगम साहित्य। कहां होगा? पांड्या राज्य में होगा। जानकारी चेल राज्य के राज्य में देगा। किसके राज्य के बारे में देगा?
चेरों के बारे में देगा, होगा पांड्या राज्य में, और जानकारी किसकी दे रहा है वो? चेर राज्य। टोटल मिलाकर कितने संगम हुए, इसी से क्वेश्चन आता है, संगम से ही। टोटल मिलाकर कितने संगम हुए? तो 3 संगम हुए हैं। पहला संगम होगा तेन मदुरई में। याद है मैंने मदुरई शहर की स्थापना की थी अभी, कैपिटल थी वो पांड्याओं की। ठीक है, कहां पर होगा? याद करना पड़ेगा, ये पहला संगम कहां होगा? तेन मदुरई में। अध्यक्ष कौन है? आचार्य अगस्त्य, हमारे भी आचार्य हैं ये, और दक्षिण भारत में भी इनको सम्मान है। तो आचार्य अगस्त्य करेंगे इस सम्मेलन की अध्यक्षता। अगस्त ऋषि को साउथ इंडिया में आर्य कल्चर को, यानी आर्य संस्कृति का प्रसार करने के लिए माना जाता है कि दक्षिण में अगर कोई आर्य कल्चर ले गया तो वो कौन ले गया? ऋषि अगस्त्य ले गए। हम लोग क्या हैं? आर्यन। हम लोग क्या हैं? नॉर्थ इंडिया वाले आर्यन, और दक्षिण वाले क्या हैं? द्रविड़। दक्षिण वाले क्या हैं? द्रविड़। यानी उत्तर भारत की संस्कृति को हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की स्थिति जो है, अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्थ इंडिया जो है इसे कहा जाता है आर्य संस्कृति। दक्षिण की संस्कृति जो है इसको कहा जाता है द्रविड़ संस्कृति। और आर्य और द्रविड़ संस्कृति के बीच जो रेखा खींचती है उसे कहते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के ऊपर नॉर्थ इंडिया, और नर्मदा नदी के नीचे साउथ इंडिया। समझ में आई बात? तो भारत को ज्योग्राफिकल रूप से 2 पार्टों में डिवाइड करने वाली नदी कौन सी है? हम नर्मदा नदी के उत्तर में रहते हैं, इसलिए हम नॉर्थ इंडियन, हम आर्यन हैं। और जो नर्मदा नदी के नीचे रहते हैं उन्हें साउथ इंडियन है, वो द्रविड़ है। क्लियर है बात? अगर तुम नर्मदा नदी क्रॉस करो, कोई है क्या क्रॉस करने वाला? कहां से? बस कल्चर चेंज हो जाएगा। हो गया कल्चर चेंज। यानी कि अगर ये नर्मदा नदी के पार, यानी कि मान लो बैतूल में, तो बैतूल का कल्चर मालवा कल्चर नहीं होगा, मध्य प्रदेश का कल्चर तो वैसे भी नहीं है, मिक्स कल्चर है हमारा। लेकिन अगर नर्मदा नदी के साउथ में बैतूल के हैं, तुम बैतूल क्यों ना, कहाँ क्यों है, बस नहीं, ये तो चेंज नहीं होगी। ठीक है ना? तो बैतूल, बैतूल में कल्चर कैसा हो जाएगा? महाराष्ट्रियन कल्चर आ जाएगा। बालाघाट में है क्या? आदिवासी कल्चर है वहां, है ना? तो कैसा कल्चर आ जाएगा? पूरनपोली। हाँ, वो तो है ही, वो तो। लेकिन जैसे वहां पे मिडिल क्लास होगा, वो तो महाराष्ट्रियन कल्चर हो गया ना वहां पे, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्रियन कल्चर हो गया। सरनेम भी मिलने जुलने लगते हैं महाराष्ट्र से, मिलने जुलने, तो कल्चर चेंज हो गया। मराठी बोलते हैं, कल्चर चेंज हो जाता है। और हमारे यहाँ क्यों काजल की बहन अपन अलग रहते हैं। तो ऋषि अगस्त को दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार को, कहने के ऋषि अगस्त जो हैं नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में कौन सी संस्कृति ले गए, इसलिए आर्य संस्कृति का प्रसार साउथ इंडिया में भी हुआ। तमिल भाषा में पहला ग्रंथ के प्रणेता भी कौन थे? ऋषि अगस्त थे। और ऋषि अगस्त ने ही तमिल भाषा का पहला ग्रंथ लिखा। लेकिन दुर्भाग्य से, क्योंकि इसकी गणना 9990 वर्ष पहले की गई है, इसलिए इतने लंबे समय तक यह ग्रंथ सुरक्षित नहीं रह सकता था। इसलिए पहले संगम में लिखे गए ग्रंथ समय के साथ नष्ट हो गए, और हमें इनका इतिहास आने वाले ग्रंथों में देखने को मिला। तो पहला संगम कहां होगा? समझ में आ रहा है? हम पूरा साउथ इंडिया का पढ़ रहे हैं, भूल जाओ जो भी पहले हुआ, आज जो है वो सब साउथ इंडिया है। ठीक है? तो भैया हमने पहला संगम कहां हुआ? तेन मदुरई में। अध्यक्ष कौन हुए? अगस्त हुए। और अगस्त को ही आर्य संस्कृति वो दक्षिण में ले गए, बाकी कोई ग्रंथ लापता है। आई एम सॉरी। समझ गए बात को?
समझ गए, टेंशन खत्म। अच्छा लिख दूंगा, 5-6 अगर मिल गए होते तो याद करने पड़ जाते बेटा, हालत खराब हो जाती है अभी। अच्छा नष्ट मतलब नष्ट नहीं होने चाहिए, पर समझ गए, तुम लोगों की मेहनत बढ़ जाती। अब जैसे कोई शासक होता है, कुछ काम करके नहीं आता, कितनी खुशी होती है, अच्छा कुछ करके नहीं जा रहे बेचारा, वो करके चला जाता है तो और दिमाग खराब हो जाता है। वो अकबर इतने करके गया, पढ़ पढ़ के मर जाते हैं। समझ गए, एक तो झिल नहीं रहा हमसे, बाकी कहां झेलेंगे। तो भैया दूसरा संगम, टोटल 3 संगम हुए। फिर दूसरा संगम, दूसरा संगम कहां होगा? कपाटपुर में होगा। कहां होगा? मैं कल पूछूंगा ये तीनों संगम। समझ गए, कहां होगा? कपाटपुर में होगा। इसमें भी अध्यक्ष कौन होंगे? अगस्त होंगे, जीवित हैं भैया वो, अमर हैं। कौन होंगे? अगस्त होंगे। और उनके साथ उनका शिष्य भी होगा, तोलका प्यार। उनके साथ कौन होगा? उनका शिष्य तोलका प्यार होगा। और इस तरह इस संगम की भी रचनाएं नष्ट हो जाएंगी। बच गए तुम लोग। इस संगम की रचनाएं भी क्या होंगी? नष्ट हो जाए, पर एक बच जाए, और वो तोलका प्यार के द्वारा लिखी गई तोलका पियम है, जो व्याकरण पर लिखी गई एक पुस्तक, तमिल व्याकरण। समझ में आई बात? तो तोलका प्यार की तोलका पियम, दोनों सेम टू सेम भाई बहन लग रहे हैं, दिक्कत होगी नहीं याद करने में। तोलका प्यार की तोलका पियम, समझ गए बात को? ये प्रियम है इसकी, तोलका प्यार की, तो प्यार पियम है, तोलका प्यार की तोलका पियम, याद रहेगा। बाकी सारे ग्रंथ नष्ट हो गए। तो दूसरा संगम कपाटपुर में होगा, अगस्त तो तोलका पीएम करेंगे इसकी अध्यक्षता। लेकिन इसमें भी ग्रंथ नष्ट हो जाएंगे और एक ही ग्रंथ बचेगा, वो क्या है? तोलका पीएम। क्लियर है? तीसरा संगम, तीसरा संगम जो होगा वो होगा मदुरई में। आज जाके थोड़े बहुत क्वेश्चन नॉर्थ इंडिया के देखना, स्टार्टिंग वाले, बाद वाले मत देखना वरना हवाई जहाज बन के उड़ोगे, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है हमने, अभी सिर्फ हमने बेसिक पढ़ा है ना, स्टार्टिंग पढ़ी है। ठीक है, तो दूसरा कहां होगा? नॉर्थ मदुरई में। तो भैया हमने 3 संगम पढ़े, पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम। पहला संगम कहां हुआ? तेन मदुरई में। दूसरा संगम कहां हुआ? कपाटपुर में। और तीसरा संगम कहां होगा? उत्तरी मदुरई में। सिंपल, इतना याद कर लिया। पहले के अध्यक्ष अगस्त, दूसरे के अध्यक्ष अगस्त यानी के तोलका प्यार, और तीसरे के अध्यक्ष है नक्कीरर। नक्कीरर, तीसरे का अध्यक्ष कौन है? नक्कीरर। इस समय एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है तिरुक्कुराल। क्या लिखा गया? तिरुक्कुराल। अब बहुत ग्रंथ लिखे जाएंगे, क्योंकि अब तो भैया खोएंगे नहीं, समय बीतता चला गया है, अब तो बम लिखा पड़ी होगी। तो तिरुक्कुराल जो तमिल साहित्य पर लिखा गया एक बाइबल के समान माना गया, यानी तिरुक्कुराल का वही ओदा है जो उत्तर भारत में रामायण और महाभारत का है ना। शॉर्ट में लिखते चला करो, तो इससे क्या थोड़ा याद रहेगा, घर जाके जब दोबारा तुम अपने इसको लिखोगे, घर पे जाके वापस। तो अभी हमें ज्ञाता नहीं बनना है, अभी हमें एग्जाम क्रैक करने लायक बनना है। बाकी तो फिर तुम ऑटोमेटिक तैयार होगे, ज्यादा ज्ञान बखेरूंगा बोर हो जाने लगोगे। समझ गए? तो ज्यादा ज्ञान के लपेटे में मत आना, हमें एग्जाम क्रैक करना है, ना कि होशियार चंद बनना है। समझ गए बात को? हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं पढ़ने के बाद, जितना हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, उसके बाद जब घर जाके एमसीक्यू लगाते हो, क्वेश्चन बन रहे हैं ना, 90% क्वेश्चन बनना चाहिए, 10% तो ब्रह्मा जी से भी नहीं बनेंगे। 10% तो हम लोग खुद मेहनत करके करेंगे, तो कोई भी तुम्हें 100% तैयार नहीं कर सकता। समझ गए काजल की बहन? मुझे पता चला तुम घर पे जाके लड़ती हो अपनी बहन से, कल आया था WWF में, तुम लड़ रही थी ना बहन से। ठीक है, समझ में आई बात? तो तिरुक्कुलार का
वही ओदा है जो उत्तर में रामायण और महाभारत का, उसको क्या कहते हैं? बाइबल। मतलब बाइबल के समान है। क्लियर है? अब देखो, हमने दो बुकें याद कर ली। पहली बुक हमने क्या करी थी? तोल का प्यार की तोल का पियम। कोई दिक्कत? सेकंड हमने क्या करी? तिरुक्कुराल। है ना? अब हम आते हैं तमिल लिटरेचर पर, एपिक पर। अब ये देखो, ये याद करना है, इससे क्वेश्चन आना, अगर साउथ से आया तो इनसे जरूर आएगा। समझे बात को? क्या आएगा? देखो, पहला है शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम। और शिल्पादिकारम के रचनाकार हैं इलंगो वदिगल। इलंगो कौन है? इलंगो वदिगल। यानी कि इसकी रचना इलंगो वदिगल ने करी थी। इलंगो वदिगल ने एक रचना लिखी जिसका नाम था शिल्पादिकारम। समझ में आई बात? क्या नाम है रचना का? शिल्पादिकारम। अब शिल्पादिकारम में क्या है? इसमें बताया गया है कि पुहार का एक व्यापारी है जिसका नाम है कोवलन। और ठीक है भैया, व्यापारी है कोवलन। कोवलम और कनंगी की एक दुर्ग कथा है। यानी कोवलम और कनंगी हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है। और कोवलन जो है व्यापार करने के लिए पांड्या राज्य जाता है। जब वो व्यापार करने के लिए पांड्या राज्य जाता है तो वहीं पर उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम है माधवी। क्या नाम है उसका? नाम माधवी। जब वो उससे मिलता है तो ये होता है कि दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। बाद में जो कोवलन है, कोवलन पर यह आरोप लग जाता है कि पांड्या राज्य की जो रानी है, उस रानी के जो जेवर हैं, सोना चांदी है, उसे चुराने का आरोप कोवलन पर लग कर दिया जाता है। लेकिन कोवलम वो चोर नहीं होता है, लेकिन राजा क्रोध में आकर कोवलम को मृत्यु दंड दे देता है। और जब वो कोवलन को मृत्यु दंड देता है और ये बात जब कनंगी को पता लगती है कि मेरे पति को किसी चोरी के आरोप में मृत्यु दंड दे दिया है राजा ने, तो कनंगी क्रोधित होकर पांड्या राज्य के पास जाती है और फिर अपने पति को बेगुनाह साबित कर देती है। और जब वो अपने पति को बेगुनाह साबित करती है तो कनंगी क्रोध के मारे एक आग का गोला बन जाती है और उसका क्रोध इतना भयानक होता है कि पांड्या राज्य को वो जला देता है। जब राजा को यह पता चलता है कि कोवलम को उसने गलत फांसी दे दी है तो राजा को भी तत्काल इसका एहसास होता है और गद्दी पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है और पांड्या राज्य जलकर खत्म हो जाता है। ये बौद्ध धर्म से थोड़ा सा प्रभावित है शिल्पादिकारम, और इसे नेशनल पोयम यानी राष्ट्रीय काव्य माना जाता है। याद रखना, नेशनल पोयम कौन सी है साउथ की? तो शिल्पादिकारम है। और शिल्पादिकारम के रचनाकार हैं इलंगो वदिगल। नाम तो याद रहेगा, इलंगो वदिगल। कौन है? इलंगो वदिगल। क्लियर है? शिल्पादिकारम। तीसरा ग्रंथ है मणिमेखलई। क्या हुआ? मणिमेखलई की रचना है शीतले सतनार। क्या है मणिमेखलई की रचना? शीतले सतनार। जो किससे प्रभावित है? बौद्ध धर्म से प्रभावित। किससे प्रभावित है? तो मणिमेखलई किसकी रचना है? शीतले सतनार की है। इसमें माधवी से एक पुत्री प्राप्त होती है जिसका नाम मणिमेखलई है। बाद में यह बौद्ध धर्म अपना लेती है। इसी की कहानी बताई गई है इसमें। तो मणिमेखली की कहानी है इसमें। और मणिमेखली किसकी रचना है? शीतले सतनार। तो देखो, अभी हमने कौन कौन सी रचनाएं देखी। तोल का प्यार की तोलकापियम। तोलकापियर की तोलकापियम। तमिल बाइबल के रूप में जानी जाने वाली तिरुक्कुराल। नाम याद नहीं होंगे, घर में जाके दो चार बार बोलना। तिरुक्कुराल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखली, दो तीन टमाटे बनेंगे तुम लोगों को।
क्या पागल वागल हो गए क्या? दूसरी रचना शिल्पाधिकारम किसकी? इलंगोवदिगल की। मणिमेखलई किसकी रचना? शीतले सतनार की। समझ में आई बात? घर पे जाके 2-3 बार बोलना, जब तक मम्मी लपड़ा ना मार दें तब तक बोलते रहना, ठीक है? जीवक चिंतामणि तिरुक्त देवर की रचना है। किसकी रचना है? तिरुक्त देवर की। तो तिरुक्त देवर किसकी रचना है? मतलब तिरुक्त देवर की रचना क्या है? जीवक। तो 3 रचनाएं हैं, शिल्पाधिकारम इलंगोवदिगल की, मणिमेखलई शीतले सतनार की, और जीवक चिंतामणि तिरुक्त देवर की। क्लियर हो गई बात? समझ में आई बात? क्लियर है? याद कर लोगे? 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। साउथ का इतिहास ऐसा ही है, और क्वेश्चन जब आएगा तो फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा। समझ गए? महाभारत का भी तमिल में आगे चलकर अनुवाद किया गया और इसका नाम रखा गया पेरुंद देवनार। किसने किया? पेरुंद देवनार ने। तो महाभारत का तमिल में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति है पेरुंद देवनार। हम ज्यादा नहीं, ट्रांसलेशन में ज्यादा नहीं घुसेंगे, बहुत सारी ऐसी रचनाएं आ जाएंगी। पहले कोर सब्जेक्ट याद कर लो। कोर सब्जेक्ट मतलब मेन मेन चीजें याद कर लो। तो 90% इसी में से आएगा, 10% थोड़ा सा और, है ना, जैसे पुत्तुपाती हो जाएगा, है ना, बहुत सारे और साहित्य आ जाएंगे, है ना, उसमें दिक्कत पैदा होगी। तो याद हो गया शिल्पाधिकारम किसकी है? जल्दी बोलो, शिल्पाधिकारम किसकी है? इलंगोवदिगल की। मणिमेखलई शीतले सतनार की। जीवक चिंतामणि तिरुक्त देवर की। तोलकापियार की तोलकापियम। क्लियर है? चलो, तो ये है संगम साहित्य। तो कितने संगम हुए? कितने संगम हुए? जल्दी फटाफट। कितने संगम होंगे? 3। पहला संगम, पहला संगम कहां होगा? देन मदुरई में। अध्यक्ष अगस्त ऋषि। कौन होंगे? सेकंड कहां होगा? कपाटपुर में। अध्यक्ष ऋषि अगस्त और तोलका। तीसरा संगम नॉर्थ मदुरई, उत्तरी मदुरई। अध्यक्ष नक्की नक्कीरर। इतना याद कर लो, तीनों बुकें याद कर लो, काम हो गया स्टार्टिंग के साउथ इंडिया का। समझ गए? ज्यादा होच पोच में नहीं पढ़ना, ज्यादा डीप में मत घुसना। समझ गए? पहले इतना करो, उसके बाद आगे का करो। समझ गए? कुछ नहीं करना है, तीनों संगम याद करना है, तीनों रचना याद करना है, कहानी खत्म। क्लियर है? समझ गए? इसके बाद का हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है काजल की बहन? हो गया सर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।